हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ट्रेडिशनल लॉजिक सीरीज़ का ये फोर्थ लेक्चर है जिसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा लॉज ऑफ थॉट। इस सीरीज़ में हम 3 लेक्चर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्कस हमने किया था। सेकंड लेक्चर की अगर हम बात करें, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस। थर्ड लेक्चर में जो हमारा टॉपिक था वो था कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। सो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है लॉज ऑफ थॉट। सो लेट्स बिगिन। सो लॉज ऑफ थॉट, अगर हम इसके दोनों वर्ड देखें, लॉज एंड थॉट, तो लॉज का सिंपल सा मतलब क्या रहता है? प्रिंसिपल्स, रूल्स, है ना, सिद्धांत। तो थॉट का मतलब क्या रहता है? थिंकिंग, रीजनिंग। सो जो लॉज ऑफ थॉट हैं इसका सिंपल सा मतलब क्या रहेगा? प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग, प्रिंसिपल ऑफ रीजनिंग्स, आर रूल्स ऑफ थिंकिंग्स, आर रूल्स ऑफ रीजनिंग्स। सो जब भी हम लॉजिक की बात करते हैं तो मतलब लॉजिक उतनी बेटर होती जाएगी जितने रूल्स बेटर होंगे, जितनी थिंकिंग बेटर होंगी। और थिंकिंग कैसे बेटर होगी? जितने जो प्रिंसिपल्स जिन पे वो थिंकिंग बेस्ड है वो बेटर होंगे। सो जो बेसिकली जो लॉज ऑफ थॉट हैं, ये बेसिकली इनका काम क्या है? जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारी रीजनिंग है, उसको रिफाइन करना, जिससे कि बेटर वैलिड आर्गुमेंट्स, करेक्ट आर्गुमेंट्स पॉसिबल हों, हम बेटर आर्गुमेंट्स फॉर्मुलेट कर सकें विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ थॉट। सो लॉज ऑफ थॉट बेसिकली करते क्या हैं? हमें गाइड करते हैं स्टेप बाय स्टेप, जिसकी हेल्प से हम जो करेक्ट आर्गुमेंट्स हैं, वैलिड आर्गुमेंट्स हैं, वो डेवलप कर सकें। सो जो टर्म है लॉज ऑफ थॉट, इट रेफर्स टू द 3 बेसिक प्रिंसिपल्स विच आर थॉट्स टू बी द फंडामेंटल एक्सियोम्स ऑफ लॉजिक। सो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है लॉज ऑफ थॉट का, ये प्रपोज किन्होंने किया था? एरिस्टोटल ने। और एरिस्टोटल को फादर ऑफ लॉजिक भी कहा जाता है। और एरिस्टोटल क्या मानते थे कि जितनी भी रीजनिंग है, जो थिंकिंग है, उनके लिए ये नेसेसरी कंडीशंस हैं। मतलब जो बेसिक लॉज हैं, जो लॉज ऑफ थॉट्स हैं, ये क्या है? नेसेसरी कंडीशंस, कि उनके बिना लॉजिक पॉसिबल ही नहीं है। जब तक लॉज नहीं अप्लाई करोगे आप, तब तक बेटर थिंकिंग नहीं होगी, बेटर लॉजिक पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए जब भी आप एक आर्ग्यूमेंट बनाएं, जब भी आप लॉजिक में काम करें, तो आपको इन लॉज को फॉलो करना है। और वो 3 लॉज कौन कौन से थे? लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शंस एंड लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल। सो दीज आर द 3 लॉज ऑफ थॉट्स। और इनका प्राइमरी फंक्शन क्या है? हमें हेल्प करना कि हम बेटर आर्ग्यूमेंट्स फॉर्मुलेट कर सकें, बेटर आर्ग्यूमेंट्स डेवलप कर सकें। सो जो फर्स्ट लॉज ऑफ थॉट है, दैट इज लॉ ऑफ आइडेंटिटी। अब जो वर्ड आइडेंटिटी है, इसका सिंपल सा मतलब क्या रहता है? सेमनेस। जब 2 चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसी हों, उन्हें क्या बोला जाता है? आइडेंटिकल। और लॉ ऑफ आइडेंटिटी क्या कहता है लॉजिक में? कि कोई भी कंसेप्ट, कोई भी टर्म, कोई भी प्रपोजिशन, कोई भी प्रीमाइस जो आप लॉजिक में यूज़ कर रहे हैं, उसके मल्टीपल मीनिंग्स नहीं होने चाहिए। एक कॉन्सेप्ट का एक ही मीनिंग रहना चाहिए। एक जो टर्म है उसका सेम मीनिंग रहना चाहिए पूरी आर्ग्यूमेंट में। अगर उसका मीनिंग प्रीमाइसेस के अकॉर्डिंग, आर्गुमेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज होने लगेगा, तो जो क्लैरिटी है उसमें ख़त्म हो जाएगी। जैसे जो लॉ ऑफ आइडेंटिटी है, इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखा जाता है? P इज P। फॉर मीन्स क्लाउड, स्नो मीन्स स्नो, स्लो डज नॉट मीन क्लाउड्स। P इज P है ना, मतलब क्लाउड मतलब क्लाउड ही रहेगा। संदीप मतलब संदीप की ही बात कर रहे हैं हम संदीप के भाई की बात नहीं कर रहे, उसके फ्रेंड की बात नहीं कर रहे। फिर अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, उसका वायलेशन कर रहे हैं। जब आप संदीप की बात कर रहे हैं मतलब आप संदीप की बात कर रहे हैं। जब आप पी की बात कर रहे हैं मतलब आप पी की बात कर रहे हैं। जब आप क्लाउड्स की बात कर रहे हैं मतलब आप क्लाउड्स की बात कर रहे हैं, आप स्नो की बात नहीं कर रहे। दैट इज लॉ ऑफ आइडेंटिटी। सो जैसे लिखा है यहाँ पे, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट हैज ए स्पेसिफिक नेचर्स। सो एवरीथिंग एग्जिस्ट एज समथिंग इन पर्टिकुलर एंड इट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर ए पार्ट ऑफ बट इट इज। मतलब जैसे आपकी एग्जाम्पल है, आप एक पर्टिकुलर ह्यूमन बींग्स, क्या कोई आपका आइडेंटिकल है? नहीं। जैसे मैं रोल नंबर, फॉर एग्जांपल कोई भी रोल नंबर लेते, 418, 419, 321, है ना, तो जो 321 है वो एक ही है। तो जब भी हम क्लास में बात करेंगे, जब हम रोल नंबर 321 बोलेंगे, वो एक ही पर्सन को रेफ़र करेगा। ऐसा नहीं है कि आज एक पर्सन को रेफ़र कर रहा है, कल 321 दूसरे पर्सन को रेफ़र कर रहा है। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरी जो वे ऑफ थिंकिंग है, जो वे ऑफ थॉट है, वो इलॉजिकल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इलॉजिकल। यही कॉन्सेप्ट है जो किसी चीज़ की आइडेंटिटी को बचा के रखता है और हमें बेटर लॉजिक, बेटर आर्गुमेंट्स
बनाने में हेल्प करता है। सो द लॉ ऑफ आइडेंटिटी स्टेट्स दैट नो ऑब्जेक्ट कैन हैव टू आइडेंटिटीज, मतलब एक चीज़ की एक आइडेंटिटी होगी, मल्टीपल आइडेंटिटी नहीं हो सकती। ए ट्री कैन नॉट बी ए टेलीफोन एंड ए डॉग कैन नॉट बी ए कैट। डॉग डॉग रहेगा, कैट कैट रहेगी। अगर कैट डॉग हो गया, कैट डॉग हो जाती है, जहाँ डॉग कैट हो जाता है तो फिर उसमें आइडेंटिटी लॉस्ट होगी उसकी। फिर जब आप एक आर्ग्यूमेंट बनाएंगे वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएंगी, वहाँ नहीं पता चलेगा आप कैट की बात कर रहे हैं या डॉग की बात कर रहे हैं। बट अगर आप लॉ ऑफ आइडेंटिटी जो है वो अगर आप अप्लाई करते हैं और उसको मेंटेन करके रखते हैं तब वहाँ पे क्लैरिटी रहेगी। जब आप कैट की बात कर रहे हैं मतलब आप कैट की ही बात कर रहे हैं, आप डॉग की बात नहीं कर रहे हैं। सो प्रोफेसर हैमिल्टन है, ये क्या कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी के बारे में? ये कहते हैं कि लॉ ऑफ आइडेंटिटी अवॉइड्स द यूज ऑफ सेम वर्ड इन डिफरेंट मीनिंग। क्या बोल रहे हैं ये? प्रोफेसर हैमिल्टन ने क्या कहा लॉ ऑफ आइडेंटिटी के बारे में कि लॉ ऑफ आइडेंटिटी अवॉइड्स द यूज ऑफ सेम वर्ड इन डिफरेंट मीनिंग्स, मतलब जो एक वर्ड है उसका एक ही मीनिंग रहेगा। वो इस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि जो एक टर्म है उसके मल्टीपल मीनिंग ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर जो आर्गुमेंट में आप उसको यूज़ करेंगे उसमें बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं होगी। तो एक आर्गुमेंट जो है वो तभी क्लियर होती है जब उसके जो टर्म्स हैं उनके मीनिंग क्या रहें, आइडेंटिकल रहें। अगर फर्स्ट प्रेमाइज में ह्यूमन बीइंग का मीनिंग ह्यूमन बीइंग है तो सेकंड में भी ह्यूमन बीइंग ही रहना चाहिए, डॉग नहीं होना चाहिए, कैट नहीं होना चाहिए। अगर उसका मीनिंग चेंज होना शुरू हो गया तो वो आर्गुमेंट में क्लैरिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सो बेटर आर्गुमेंट्स तभी पॉसिबल हैं जब जो वर्ड्स हैं, जो उनके जो मीनिंग्स हैं, जो टर्म्स हैं, जो प्रेमाइसेस हैं, उनमें जो आप टर्म्स यूज़ कर रहे हैं उनके मीनिंग आइडेंटिकल रहें। तो जो सेकंड प्रिंसिपल है, सेकंड लॉज ऑफ थॉट है, वे है लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शंस। लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन। अब कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? जहाँ पे अपोजिट होते हैं, और नॉन कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या रहा कि कहीं भी कोई अपोजिट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक वर्ड प्रेमाइस में यूज़ किया गॉड एग्जिस्ट, और दूसरी प्रेमाइस में हम लिख रहे हैं गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये दोनों कभी भी एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। गॉड एग्जिस्ट एंड गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी प्रपोजिशंस हैं। जैसे हमने बोला था ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल्स एंड नो ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल्स, वो दोनों क्या थी? कॉन्ट्राडिक्टरी। तो वो दोनों कभी भी एक साथ ट्रू नहीं हो सकती। सो इसको जब हम सिंबॉलिकली लिखते हैं, जैसे लिखा टू स्टेट द लॉ सिंबॉलिकली एवरी स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म पी डॉट नेगेशन पी। अगर पी ट्रू है तो नेगेशन पी फॉल्स हो जाएगा, अगर पी फॉल्स है तो नेगेशन पी ट्रू हो जाएगा। क्लियर? सो मतलब पी और नेगेशन पी जो है मतलब एक जो वैल्यू है और एक उसका जो अपोजिट। अब कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या होता है? अपोजिट। अगर पी ट्रू है मतलब गॉड एग्जिस्ट अगर ट्रू है तो गॉड डज नॉट एग्जिस्ट क्या हो जाएगा? फॉल्स। बेसिकली इस प्रिंसिपल में वो कहना क्या चाहते हैं कि कोई भी चीज़ एक टाइम पे है भी और नहीं भी है ऐसा नहीं कर सकती। जहाँ तो कोई चीज़ है, जहाँ कोई चीज़ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों चीज़ें एक टाइम है। गॉड है भी और भगवान है भी और भगवान नहीं भी है। अगर भगवान है ट्रू है तो भगवान नहीं है फॉल्स है, अगर भगवान है फॉल्स है तो भगवान नहीं है ट्रू होना चाहिए। तो तब जाके आप बेटर आर्ग्यूमेंट्स डेवलप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप अपनी आर्ग्यूमेंट्स में ऐसे बोलना शुरू कर दिया, आपने कॉन्ट्राडिक्टरी बोलना शुरू कर दिया, तो आप कभी भी साउंड आर्ग्यूमेंट क्रिएट नहीं कर सकते। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिए, फॉर इंस्टेंस बायोलॉजिकल स्पीकिंग वाई कैन बी द फादर टू हिज सन जेड एंड ए सन टू हिज फादर एक्स बट ही कैन नॉट बी बायोलॉजिकली बोथ ए सन एंड ए फादर टू द सेम पर्सन एट द सेम। क्या बोल रहे हैं कि जो बाई है वो किसका फादर है? जेड का, और किसका सन है? एक्स का। सो वो कभी भी बायोलॉजिकली एक इंसान का बेटा भी और पिता भी नहीं हो सकता। मतलब जो आपके फादर हैं वो आपके फादर ही हैं, वो आपके बच्चे थोड़ी हो सकते हैं कभी, और आप उनके बच्चे हैं तो आप उनके बच्चे हैं, आप उनके फादर नहीं हो सकते कभी। तो मतलब अगर ऐसा हम बोलें कि वो मेरा बच्चा है, वो मेरे पापा हैं, तो आप जो बोल रहे हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्या बोल रहे हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी। कभी कभी बोलते हैं ना आप ऐसे मेरा बच्चा, मेरे पापा, तो मतलब जब कोई ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है वो क्या होगी? कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। और लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शंस क्या बोलता है कि ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर एक टाइम पे एक चीज़ ट्रू है तो वो उसी टाइम पे जो उसका अपोजिट है वो कभी ट्रू नहीं हो सकता, उसको फॉल्स होना पड़ेगा। जैसे हमने एग्जांपल ली थी गॉड एग्जिस्ट एंड गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। अगर गॉड एग्जिस्ट ट्रू है तो गॉड डज नॉट एग्जिस्ट फॉल्स हो जाएगी ऑटोमेटिकली। वो अगर गॉड एग्जिस्ट फॉल्स है तो गॉड डज नॉट एग्जिस्ट ट्रू हो जाएगी। दिस इज लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन। सो थर्ड लॉज ऑफ थॉट है लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल। सो दिस लॉ assert दैट एवरी स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। क्या बोलता है ये वाला लॉ?
कि हर एक स्टेटमेंट जो है वो क्या होनी चाहिए, जहाँ तो ट्रू होनी चाहिए जहाँ फॉल्स, आइदर ट्रू और फॉल्स। और इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी बेज नेगेशन पी। अगर पी ट्रू है तो नेगेशन बेज क्या हो जाएगा, फॉल्स। सो बेसिकली जो टर्म है लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, यहाँ पे क्या है मतलब, जैसे मैं आपको बताऊँ, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं कोई चीज़ है और कोई चीज़ नहीं है, तो मतलब बीच में मिडिल टर्म नहीं हो सकती अब, है ना। कोई चीज़ है जहाँ कोई चीज़ नहीं है, ये दो ही पॉसिबिलिटी हैं। तो मतलब आप सेंटर में एक और थर्ड पॉसिबिलिटी रख सकते हैं, हाँ हो सकता है, हाँ नहीं हो सकता है। हम करते हैं ना ऐसा, जब हम मतलब जब ये वाला लूज टॉक है जो हमारा, हम क्या करते हैं मतलब जहाँ तो है जहाँ नहीं है, दो ही पॉइंट है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। और आप मिडल में क्या करते हो, एक और पॉइंट निकालने की कोशिश करते हो, हाँ हो सकता है यार, हाँ हो सकता है, मैं दूंगा पेपर, मैं नहीं दूंगा, है ना, मैं प्रेपरेशन कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, जहाँ आना है जहाँ नहीं आना है। अगर ऐसा है तो क्लैरिटी है। तो अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप क्या करें, एक मिडल पोजीशन बना रहे हैं बीच में। तो लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल क्या बोलता है कि जो पॉसिबिलिटी सिर्फ दो ही होनी चाहिए, दो से ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, जहाँ तो कोई चीज़ है जहाँ कोई चीज़ बिल्कुल नहीं है, क्लियर। जो बीच में थर्ड पॉसिबिलिटी बनती है उससे भी क्या होता है, एक बेटर आर्ग्यूमेंट, एक बेटर लॉजिक पॉसिबल नहीं है। इसलिए लॉ ऑफ एक्सक्लूड करना क्या होता है, बाहर निकाल देना, मतलब ये मिडिल टर्म को रिमूव कर देते हैं, जो मिडिल पोजीशन है उसको रिमूव। मिडिल टर्म उस एंगल से बात नहीं कर रहे हम, जो टर्म्स होती हैं मिडिल टर्म, मिडिल का मतलब क्या, यहाँ पे जो सेंट्रल पोजीशंस होती है ए और बी के बीच, मतलब एक कंसेप्ट है गॉड एग्जिस्ट एंड गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, और इसके बीच कोई सेंट्रल मिडिल पोजीशन नहीं हो सकती, इसके बीच कोई मिडिल पोजीशन नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा यहाँ पे, एवरीथिंग आइदर एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, every statement is either true or false. This is because the truth of one follow from the falsehood of the other. Thus, if a statement is not completely true, then it is false. कोई अगर चीज़ ट्रू नहीं है तो वो फॉल्स होगी, मतलब हाफ ट्रूथ ही जलाई। हाफ ट्रूथ क्या होगा, वही है ना, हाँ आऊँगा, नहीं यार मैं नहीं आ पाऊँगा, आऊँगा नहीं आ पाऊँगा, जहाँ तो आओगे जहाँ नहीं आओगे। तो कई बार हमें ऐसी स्टेटमेंट मिलती हैं जहाँ पे हम मिडिल सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ना तो हम ए की साइड ले रहे हैं ना ही बी की साइड, हम सेंट्रल पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जो स्टेटमेंट होती हैं वो किस लॉ का वायलेशन कर देती हैं, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल। लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल क्या बोलता है कि कोई भी मिडिल पोजीशन नहीं हो सकती, जहाँ तो ए पॉइंट क्लियर है जहाँ बी पॉइंट क्लियर है। तो जैसे लास्ट में एग्जाम्पल ली गई है, देयर इज़ ए लाइफ ऑन मार्स। अब ये जो स्टेटमेंट है ना ही ये ट्रू है ना ही ये फॉल्स है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि प्रूव तो हुआ नहीं है। लाइफ सिर्फ अभी तक अर्थ पे पॉसिबल है, मार्स पे लाइफ पॉसिबल है, इसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है, तो हम ऐसी स्टेटमेंट नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट तो दे दी ना, हम उसको भी ट्रू कंसीडर कर सकते हैं ना ही फॉल्स। हम ये भी नहीं बोल सकते कि मार्स पे लाइफ नहीं है, और ये भी नहीं बोल सकते कि मार्स पे लाइफ है। तो जब आप ये स्टेटमेंट देते हैं दिस लाइफ ऑन मार्स, ये मिडिल पोजीशन है, क्योंकि कन्फर्म नहीं है। कोई चीज़ ट्रू तभी होगी जब कन्फर्म होगी, और कोई चीज़ फॉल्स भी तभी होगी जब वो कन्फर्म होगी। तो जब आप ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जहाँ कन्फर्मिटी नहीं है, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाती हैं, वो स्टेटमेंट इस लॉ का वायलेशन करती हैं। कौन से लॉ का, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, मतलब वो एक सेंट्रल पोजीशन बना रही हैं, क्लियर। तो लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल क्या बोलता है, जहाँ तो एक पोजीशन ट्रू होनी चाहिए तो फिर उसकी अपोजिट फॉल्स हो जाएगा, और सेंट्रल पोजीशन नहीं हो सकती। और ए जहाँ ट्रू है जहाँ बी ट्रू है, जहाँ ए ट्रू है तो बी फॉल्स होगा, अगर बी ट्रू है तो ए फॉल्स होगा, सेंट्रल में कुछ नहीं हो सकता। तो मतलब मिडिल टर्म आप मिडिल पोजीशन क्रिएट नहीं कर सकते। लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल का यही मेन पॉइंट। जो बेसिक डिफरेंस है ना लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन और लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड, वो ये है जब कभी भी दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स होंगी एक चीज़ को लेके, वो कभी भी दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकती। मैंने एग्जांपल ली थी गॉड एग्जिस्ट, जैसे गॉड है कॉन्सेप्ट और दो कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशन क्या है कि गॉड एग्जिस्ट एंड गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ये कभी भी दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकती। ये है लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन। और अब लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल अगर देखें, वो क्या बोलता है कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स जो हैं वो कभी भी दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती। मतलब लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन क्या बोलता है कि दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकती। ये बोलते हैं कि अगर दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स हैं एक चीज़ को लेके, एक कॉन्सेप्ट को लेके, वो कभी भी दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती। वन मस्ट बी ट्रू, और वहाँ पे क्या था, वन मस्ट बी फॉल्स। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन एंड लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल। सो अगर हम कंक्लूजन देखें तो क्या बताया गया है कि जो ये तीन लॉज ऑफ थॉट जो अभी तक जो बेसिकली हमने देखा, तीन लॉज ऑफ थॉट देखे, जिसे हम लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन एंड लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल। ये तीनों के जो तीनों लॉज हैं, इट वाज प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल। किसने दिए थे, ये एरिस्टोटल ने। बट मॉडर्न लॉजिक की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक और लॉ ऐड किया गया जिसे प्रपोज किया था लेबनिज ने, और ये था लॉ ऑफ सफिशिएंट रीजंस। यहाँ पे ये बेसिक सा मतलब क्या रहता है कि देयर इज ए कॉज और रीजन बिहाइंड द
एग्जिस्टेंस और अकरेंस ऑफ एनीथिंग। मतलब अगर कोई भी चीज़ एग्जिस्टेंस में आती है इट मस्ट हैज़ ए डेफिनेट कॉज। अगर कोई इवेंट हो रहा है इट मस्ट हैज़ ए डेफिनेट, मतलब अर्थ केक हो रहा है, बर्थ हो रहा है, डेथ हो रही है, तो उसके पीछे क्या होता है, एक डेफिनेट कॉज होता है। तो इसी को ये कहते हैं सफिशेंट रीजंस, कि अगर किसी चीज़ को समझना है तो पहले हमें उसके जो कॉज को समझना पड़ेगा। तो जब आप किसी चीज़ के कॉज को समझ पा रहे हैं कि वो कोई चीज़ एग्जिस्टेंस में क्यों आई, उसका कारण क्या है, दैट इज़ सफिशेंट रीजंस, तो भी हम चीज़ों को बेटर वे में समझ पाएंगे, बेटर आर्ग्यूमेंट्स फ्रेम कर पाएंगे अगर हमें सफिशेंट रीज़न क्लियर होगा तो। क्लियर? तो चलिए अब कंक्लूड करते हैं इनको। तो बेसिकली हमने यहाँ पे देखा कि जो तीन बेसिक कंसेप्ट्स निकल के सामने आते हैं, अगर हम सबको मतलब क्रक्स इनका देखें कि जो बेसिक ये तीनों लॉज हैं, एक तो इनका जो नेचर है डिस्क्रिप्टिव है, एक प्रिस्क्रिप्टिव, और एक ये फॉर्मल लॉज प्रोवाइड करते हैं हमें। क्लियर? अगर हम डिस्क्रिप्टिव एंगल से देखें कि जो लॉज ऑफ थॉट है डिस्क्रिप्टिव क्यों हैं, बेसिकली ये डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को एग्जिस्टेंस जैसे वो हैं, एज इट इज़। क्लियर? और उनका सब्जेक्ट मैटर जो है इट इज़ कॉमन टू ऑल साइंसेस। एंड द थर्ड पॉइंट जो एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग आर रीजनिंग्स, ये जो रीजनिंग है वो कैसी रहनी चाहिए, थिंकिंग की प्रोसेस क्या होनी चाहिए, मतलब जो थिंकिंग को लेके जितने भी लॉजिकल फैक्ट्स हैं, लॉजिकल लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो ये सब सेट करते हैं। तो डिस्क्राइब करते हैं कि लॉजिकल प्रिंसिपल्स, लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग कैसी रहनी चाहिए। सो अगर लॉज ऑफ थाट्स को एज ए प्रिस्क्रिप्टिव प्रिंसिपल्स देखें हम, तो ये क्या किस तरह से जो लॉज ऑफ थॉट हैं वो हमारी जो करेक्ट रीजनिंग है, स्टैंडर्ड रीजनिंग है, वैलिड रीजनिंग है, उसका कॉज रह सकती है। क्लियर? तो कैसे हम मतलब लॉज ऑफ थॉट को फॉलो करेंगे और कैसे जो करेक्ट रीजनिंग सामने आ सकती है। तो लास्ट पॉइंट जो है फॉर्मल लॉज की बात करें, तो मतलब ये तो हमने जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी वहाँ भी ये क्लियर कर दिया कि जो लॉजिक है वो मटेरियल ट्रुथ से डील नहीं करती है, फॉर्मल ट्रुथ से डील करती है। अब जैसे मुझे आपको खाना बनाना आता कि नहीं आता, ये मटेरियल ट्रूथ है, बट आपकी डेथ हो जाएगी, मैं अब वो अभी प्रूव कर सकता हूँ। जैसे मैंने आर्ग्यूमेंट दूंगा, ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल्स, यू आर ए ह्यूमन बींग देयरफॉर यू आर मॉर्टल। तो ये क्या है, जो आप अभी जिंदा हो, बट मैंने क्या प्रूव कर दिया कि आपकी डेथ हो सकती है, आप मॉर्टल हो, मर सकते हो आप। तो ये जो ट्रूथ है कि आप मर सकते हो, ये फॉर्मल ट्रूथ है, ये प्रैक्टिकल ट्रूथ नहीं है, ये प्रैक्टिकल ट्रूथ नहीं है, ये मटेरियल ट्रूथ नहीं है। तो लॉजिक जो बेसिकली है वो फॉर्मल ट्रूथ से डील करती है, मटेरियल ट्रूथ से डील नहीं करती है। और जो फॉर्मल ट्रूथ है उसका डायरेक्ट कंसर्न रहता है आर्गुमेंट्स के साथ। और जो आर्गुमेंट्स हैं वो तभी बेटर आर्गुमेंट तभी पॉसिबल है जब हम लॉज ऑफ थॉट को फॉलो करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉज ऑफ थॉट। सो लॉज ऑफ थॉट क्या है, बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ रीजनिंग है, प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग है, जो हेल्प करते हैं हमारी कि हम बेटर आर्गुमेंट्स, वैलिड आर्गुमेंट्स, करेक्ट आर्गुमेंट्स डेवलप कर पाएँ। और वो तभी पॉसिबल है जब हम लॉज ऑफ थॉट को फॉलो करेंगे, जब हम आर्गुमेंट फ्रेम करें, लॉज ऑफ थॉट को अप्लाई करें। ये आइडेंटिकल हैं कि हैं नहीं है, नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं है, सॉरी कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं है, और लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल तो नहीं है अप्लाई उसमें हो रहा। लॉ ऑफ सफिशिएंट रीजन भी देख सकते हैं। जब हम सब लॉज अप्लाई करेंगे तो हम एक बेटर आर्गुमेंट डेवलप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।